आज न्यू यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे आपकी, है ना, इलेक्ट्रो। ठीक है, तो यूनिट 3 में कल न्यूमेरिकल करवाए थे क्या आपको लास्ट में? तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए पहले यूनिट 3 का ही, अभी है ना, वो पूछ लिया गया है कई बार। एक तो जो मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए आपको निकलवाया था, पोलराइजेशन, डायपोल मोमेंट, नहीं वो निकलवाया था एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो वो कई बार न्यूमेरिकल में भी पूछ लेता है, कई बार वैसे डेरिवेशन की फॉर्म में भी पूछ लेता है ना। और क्वेश्चन है, ए प्लेट ऑफ थिकनेस 5 mm, a plate of thickness 5 mm and a dielectric constant dielectric constant epsilon r is equals to 3 दिया हुआ है, placed in a two plate of capacitor, placed in a two plate capacitor, if an electric field E vector equals to दिया हुआ है 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, देन कैलकुलेट, इसी में कई सारी चीजें पूछी हैं उसने, जैसे फ्री चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और पोलराइजेशन। ठीक है, तो आपको पता है फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा एफ होता है कैपेसिटर की जो होती है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस होती है सिग्मा पी। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, लास्ट है पोलराइजेशन पी वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको एप्सिलॉन आर गिवन है, थिकनेस गिवन है, और प्लेस ना टू प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो सिग्मा एफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ई इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो यहां से आपको सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ई का वैल्यू उसमें गिवन है 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 और एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 to the power -12। ठीक है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू ये हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर में ही आएगी, आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपका इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा पी, और सिग्मा पी ही आपका पोलराइजेशन के इक्वल होता है, तो जितना आपका इंड्यूस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। एक ही चीज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, एक वैल्यू तो ये होती है ना, इसको सिग्मा एफ के इक्वल भी होता है ये। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट। इसकी तो सारी टर्म्स याद रखो आप, जो गिवन होगा उसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो पी निकालने के लिए, सिग्मा पी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से देखिए पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ई नॉट का वैल्यू पता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है।
डी जो है सिग्मा एफ के ही इक्वल होता है और सिग्मा एफ का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कितना आ रहा है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻6 गुलाम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। डी का वैल्यू सिग्मा एफ का जो है वही डी का वैल्यू है और वो हम निकाल चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा पी। तो सिग्मा पी निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ही लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। सिग्मा पी का वैल्यू कैसे निकाला है, हाँ उससे निकाल सकते हैं। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जाई ई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जाई ई। और जाई कितना होता है, एप्सिलॉन आर माइनस वन। भूल जाते क्यों है, जाई इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन होता है कि नहीं, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको गिवन है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन है ना, तो 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई का वैल्यू है 10⁻6, ठीक है। तो यहाँ से आपका पोलराइजेशन आ जाएगा। अब पोलराइजेशन होता क्या है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और डायपोल मोमेंट क्या होता है Q इंटू डी बटे वॉल्यूम। अब आपको यदि इसका वो निकालना है, यूनिट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, कुलाम डिस्टेंस का मीटर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर इन तीनों का निकाल के वैसे निकाल लो, ठीक है, ये ज्यादा आसान रहता है। जो यूनिट यहां से आएगी पोलराइजेशन की वो यहाँ आएगी। अब स्टार्ट कर दें यूनिट फोर्थ। मैग्नेटोस्टैटिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी, फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देते हो। मैग्नेटोस्टैटिक्स, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा था, जैसे कोई चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है। अब इस स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इसका एक अपना फील्ड होता है। इसमें क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां तक इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के लिए आउटसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, माइनस क्यू चार्ज होता है तो इनसाइड, इस तरीके से। तो ये जो स्फीयर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज कैसा है आपका, स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, तो अपने चारों तरफ ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यही चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू आपका v वेलोसिटी से मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब करंट आई फ्लो होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट आई फ्लो होती है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब आपका चार्ज जब है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो करंट जैसे आपके जितने भी वायर हैं, वायर में जब करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, आई करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली जब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं इसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूविंग चार्ज पार्टिकल
मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या फिर बोल सकते हैं कि जब करंट आई फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों ही बातें सेम है। जब चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है तभी तो करंट फ्लो होती है। आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, वही तो करंट होता है। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या बोल सकते हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। दोनों ही बातें सेम हो गई। तो इस तरीके से अब यदि स्टेशनरी होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज पार्ट प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स F इजिकल टू कितना होता है, चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है स्टेशनरी में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां पर वही चार्ज पार्टिकल मूविंग है विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उस पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स में v क्रॉस v लिया है आपने, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या आता है, v का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड साइन 90 आएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, एफ एम इक्वल्स टू कितना आ जाता है, क्यू वी क्रॉस, सॉरी क्यू वी वी, ठीक है। बिकॉज साइन 90 क्या हो जाता है, यहाँ से 1 हो जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड उसका कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू वी वी होगा उस चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है। तो अब यदि किसी पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों का सम क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर लॉरेंज फोर्स। if charge particle is moving with velocity v and it produces मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप एफ ई से, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को आप डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को आप एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफ एम एक्स ऑन द पार्टिकल,
on the charged particle. The sum of electric force and magnetic force is called लॉरेंज फोर्स. ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो F कितना हो जाएगा? क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? क्यू वी क्रॉस वी. ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी. इसको बोलते हैं आप लॉरेंज फोर्स. अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डेफिनेशन देते हैं ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको आप फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे आप फाई ई लिख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई एम लिख लेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना होता है आपका? जैसे आपका क्लोज सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे आपका कोई क्लोज सरफेस है एस, ठीक है, उससे जितनी फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं वही क्या कहलाता है आपका? किसी क्लोज सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने मान लिया ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस इसका क्या है? जैसे मान लीजिए एक इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट है, जब टोटल एस है ये हो गया आपका डीएस. तो इस डीएस एरिया एलिमेंट्स में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं आप कैसे निकालेंगे? ई डॉट डीएस. टोटल होल वॉल्यूम में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसके लिए हमने क्या किया है? इंटीग्रेशन. एक डीएस में से ई डॉट डीएस, टोटल एस में से इंटीग्रेशन अक्रॉस एस ई डॉट डीएस. तो इस पूरे सरफेस एस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमिट हो रही हैं वही क्या हो जाता है आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा कि किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इमिट हो रही हैं वो क्या कहला जाएगा उसका? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यदि आपका ये बी वेक्टर है तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी डॉट डीएस. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही आ जाएगा. बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बी वेक्टर, उसका आपका जो वो होता है यूनिट, वो होता है हेनरी पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और इसका होता है फाई का हेनरी. ठीक है, समझ में आया कैसे? हेनरी पर मीटर स्क्वायर होगा और एस का भी क्या हो जाएगा फिर से? मीटर स्क्वायर. तो फ्लक्स का होता है हेनरी और इसका हेनरी पर मीटर स्क्वायर. तो समझाने के लिए बताया था. उसके बाद है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट हैंड पाम रूल, एक तो ये राइट हैंड पाम रूल होता है, एक राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट्स. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट है राइट हैंड पाम रूल. आप सबने पढ़ा हुआ है शायद से. राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? जैसे आपका कोई
ये वायर है, ठीक है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आई करंट फ्लो होने की वजह से, अब देखिए आई करंट फ्लो हो रही है तो आपको पता है करंट फ्लो है यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। उसके राइट हैंड लेंगे, अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखेंगे, तो आपकी जो कर्ल ऑफ जैसे इस तरीके से आपने थंब को रखा, डायरेक्शन थंब का जो है वो है करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी जो कर्ल हुई फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से, इसकी ऐसे, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस वायर के चारों तरफ, ठीक है। और वो ऐसा नहीं होगा कि बस एक ही लाइन होगी, ऐसा नहीं है एक ही लाइन होगी, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो वायर के आसपास रहेगी जो रिंग, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस के साथ साथ इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसको आप बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक, तो लिख लेंगे ये तो, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, क्या लिखना है इसमें, समझा देती हूँ चलो। सेकंड है इसमें राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। यहां पर आपकी जो करंट थी वो एक लीनियर, आपने कंडक्टर लिया था, लाइन में कंडक्टर लिया था, उसमें करंट फ्लो हो रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं। अब यदि मान लिया कि आपकी जो इस तरीके की कोई रिंग है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सर्कुलर करंट। करंट जो है वायर में इस तरीके से है, उसमें फ्लो हो रही है किसी सर्कुलर रिंग में। अब मान लीजिए आई का डायरेक्शन ये है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अभी तो हमने यहाँ पर अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा था, यहाँ पर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो ऐसे, चलो मैंने इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो रुको एक सेकेंड, समझने के तरीके से ऐसे, ठीक है। ये वायर है इस तरीके से, ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का जो तुम्हें दिख नहीं रहा है पीछे का, क्योंकि सर्कुलर रिंग इस तरीके से होगी, आपको ये फ्रंट वाला है ये बैक वाला है, समझ सकते हैं आप इसमें। अब इसमें आपको फिंगर्स को कर्ल करना है इस डायरेक्शन में, तो आप इस तरीके से कर्ल करेंगे, ठीक है। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस तरीके से आपने कर्ल किया यो, तो ये फिंगर्स ये बनेगा देखो, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। इस डायरेक्शन में आप अपोजिट है जस्ट, यदि करंट इस तरीके से वायर में फ्लो हो रही है तो स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट लाइन में करंट फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर रिंग में होगा, और यदि करंट आपकी सर्कुलर रिंग में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर रिंग के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन में होगा, सर्कुलर रिंग के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हाँ इसके अंदर मतलब सेंटर से तो नहीं बोल सकते, इस तरीके से पूरे में ही होगा, ठीक है। बट इस सर्कुलर रिंग का जो वो है ना उसके परपेंडिकुलर होगा, सर्कुलर रिंग जैसे इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद और अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी इसकी अभी तो ये सिर्फ रूल पढ़े हैं जो आगे काम आएंगे। उसके बाद है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर ये इंपॉर्टेंट है, एम्पियर के वैसे पढ़ा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उससे, एम्पियर्स के लॉ का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ।
integral form of एम्पियर्स लॉ। तो आपको पता है क्या होता है एम्पियर का लॉ? एम्पियर लॉ होता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो सिग्मा आई। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू द product of total current passing through the means algebraic sum, product of the mu naught and the algebraic sum of the current passing through the enclosed surface। जैसे ये है आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसमें से इस तरीके से करंट पास हो रही है, ठीक है, I0 I1 जिनका डायरेक्शन ये है, कुछ करंट ऐसी हैं I2 एंड I3 जिनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो सिग्मा आई क्या होगा यहाँ पर? सिग्मा आई कितना हो जाएगा? जैसे इस डायरेक्शन में लें तो I0 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ line integral of magnetic field lines line integral of magnetic field lines is equal to the product of permeability and sum of the currents passing through the enclosed surface। तो स्टेटमेंट आप इससे लिख सकते हैं, फॉर्मूले से ही। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, तो आप सबको याद है। इसमें क्या लिखना है? सिर्फ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, डीएल है ना, डीएस आ रहा है ना ही डीवी आ रहा है। डीएस क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल। डीवी क्या होता है? वॉल्यूम इंटीग्रल। और डीएल होता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ permeability and the sum of the currents passing through the enclosed surface। ठीक है, तो permeability वर्ड क्यों यूज किया गया है? permeability होती क्या है? जैसे कोई भी मीडियम है वो अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और कितनी, मतलब हर एक मीडियम का अपना एक प्रॉपर्टी है कि वो इतने से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं ले सकता, ठीक है। तो हर एक मीडियम के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो परमिएबिलिटी वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो मीडियम के लिए तो म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, बट आप वैक्यूम है तो उसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट, और उसका वैल्यू 1 होता है। यदि वैक्यूम है, जैसे मान लीजिए इस सरफेस में कुछ नहीं है, अंदर वैक्यूम है, तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें आएंगी वो सब निकल जाएंगी, वो किसी को रोकेगा नहीं। उसके लिए म्यू नॉट 1 है वैक्यूम के लिए। लेकिन हर एक मीडियम में वो कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसके लिए परमिटिविटी हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। वैक्यूम के लिए 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने वैक्यूम के लिए ही ले लिया है म्यू नॉट। अब रिजॉइन कर लो एक बार।